नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने कोशिका के बारे में कुछ आपको जानकारी दी थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हम जानेंगे और भी कोशिकांग के बारे में। इससे पहले आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका परिचय आपको देना पड़ेगा। परिचय देने के लिए आपको कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा दिया है। चलिए आप बताइए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी बताइए। सही जवाब आ रहा है, अल्टमैन ने किसी की खोज करी थी? माइटोकॉन्ड्रिया की। चलिए मैं ही रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर के क्रेब्स साइकिल की मदद से एटीपी यानी ऊर्जा के फॉर्म का निर्माण करता है, जो कि हमारे बॉडी को हमारे हर एक अंगों की क्या प्रोवाइड कराता है? ऊर्जा यानी शक्ति प्रोवाइड कराता है। यदि बात करें और कोशिकांग के बारे में, जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। अब ऊर्जा का निर्माण हो चुका है। हमारे बॉडी में कई ऐसे अंग होते हैं जो ऊर्जा उनके लिए पर्याप्त नहीं है, उनको कहीं और से भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे जीभ को बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे अदर अंगों से जो ऊर्जा होता है खींच करके गोल्जी बॉडी के थ्रू कहाँ लाया जाता है? हमारे जीभ में लाया जाता है। और उस ऊर्जा का यूज हमारा जीभ क्या करता है? बोलने में या समझाने में करता है। गोल्जी बॉडी का फंक्शन आपने जान लिया, माइटोकॉन्ड्रिया का जान लिया। अब हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली क्या होता है? मान लेते हैं कि कोई एक घर है, घर में कई सारे लोग रह रहे हैं। यदि बाहर की दीवार न बनाया जाए तो क्या होगा बताइए? सारी अंदर की चीजें बाहर चली जाएंगी। कोशिका झिल्ली एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब क्या? अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या कहते हैं हिंदी में? अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा झिल्ली जो कि कुछ चीजों को बाहर तो जाने देती है अपने अंदर से, लेकिन कुछ चीजों को रोक लेती है। यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी पूरी तरह से अपने से होकर के सारी चीजों को बाहर नहीं जाने देती है, कुछ चीजों को रोक लेती है और कुछ चीजों को जाने देती है। एग्जाम्पल के बाद यदि एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो आपने चाय छननी देखी है? जरूर देखी होगी। चाय छन्नी में जब चाय छानते हैं आप, तो चाय के लिक्विड पार्ट को तो गिलास में जाने देती है, लेकिन अदरक हो गया, इलायची हो गया, काली मिर्च हो गया और चाय पत्ती हो गया, उसको कहाँ रोक देती है? अपने जाली में ही रोक देती है। तो इस वजह से हम चाय छननी को भी अर्ध पारगम्य झिल्ली कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह कुछ चीजों को पार होने देती है अपने अंदर से और कुछ चीजों को पार नहीं होने देती। अब आगे जानेंगे हम ये किन किन चीजों को अपने से जाने देती है बाहर और किन किन चीजों को बाहर नहीं जाने देती है। अब हमने जान लिया सेल मेम्ब्रेन के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब जान लेते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो भागों में बटा होता है। पहला होता है सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, बस आपको रिवीजन कर रहा हूं कि ताकि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है बताइए? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इस वजह से होता है क्योंकि उस पे छोटे छोटे बूंद की तरह क्या पाए जाते हैं? बिल्कुल सही, राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन का निर्माण करना। जबकि सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? फैट का निर्माण करना। जो राइबोसोम होता है वो दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक होता है 80S। तो प्लांट हो गया, एनिमल हो गया या कोई जानवर वगैरह हो गया जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं,
ठीक है। उनके अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? 80S। और जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप, किसी भी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उसके अंदर कौन सी राइबोसोम पाया जाता है? 70S। क्योंकि उनको कम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है और बड़े जानवरों के लिए ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इस वजह से 80S किस में पाया जाता है? बड़े जानवरों में। और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है। यहां तक क्लियर है? अब हमने जाना था दोस्तों सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इन द सेल? बताइए, कोशिका में सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन होता है? दोस्तों, जब भी कोई सेल या कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उस कंडीशन में वहां की जो जगह होती है वो खाली हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो हमारी कोशिका होती है अगल बगल वाली, वो क्या करती हैं? कोशिका का निर्माण करने लगती है, यानी सेल डिवीजन करके नए कोशिका का निर्माण करके उस खाली जगह को क्या करती हैं? भर देती हैं। तो ये जो भरने का काम होता है दोस्तों, वो कोशिका का एक अंग होता है जिसको कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। दोस्तों, जिसके अंदर सेंट्रोसोम अधिक पाया जाता है उसके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है। जैसे यदि छिपकली की पूंछ कट जाती है तो कुछ ही देर में या कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में एक नई पूंछ विकसित हो जाती है। चूहे की पूंछ कट जाती है तो कुछ ही दिनों में एक नया पूंछ जनरेट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चूहा है या छिपकली है उसके पूंछ में सेंट्रोसोम की मात्रा अधिक है। तो हमने सेंट्रोसोम के बारे में जान लिया। अब अगले कोशिकांग के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, जिसका नाम है नाभिक। हिंदी में बात करें तो उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसे स्कूल होता है, स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल ऑर्डर देता है कि आप मास्टर साहब इस क्लास में जाएंगे, हिंदी के मास्टर साहब आप उस वाले क्लास में जाएंगे, दो दो कक्षा में, इंग्लिश के मास्टर साहब आप तीसरी कक्षा में जाएंगे। और बच्चों को भी निर्देश देता है कि छुट्टी होने के बाद आप लोग सारे इस लाइन में खड़े होंगे और एक प्रेयर होगी या कोई एक निर्देश दिया जाएगा। तो जो प्रिंसिपल साहब हैं दोस्तों, वही प्रिंसिपल साहब कहाँ बैठे हैं? कोशिका के न्यूक्लियस में बैठे हैं। यानी न्यूक्लियस का काम क्या होता है? सारी कोशिकांगों को निर्देश देना कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। और कोशिका के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि अनुवांशिक गुणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाता है। अब अनुवांशिक गुण क्या होते हैं, आरएनए डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, उसको हम आगे जानेंगे। बस आप ये जान लीजिए कि प्रिंसिपल साहब हैं न्यूक्लियस, जो कि कहाँ बैठे हैं? कोशिका के अंदर बैठे हैं और वो सारे कोशिकांगों को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस यानी नाभिक की खोज किसने करी थी? अच्छा, नाभिक का कलर कैसा होता है? चलिए दोस्तों, नाभिक कहने का अर्थ ये हुआ जैसे आप लीची खाएं, लीची, लीची को जब ऊपर वाला छिलका हटाएंगे रेड कलर का तो सफेद सफेद आएगा, सफेद सफेद को भी हटा देंगे तो ब्राउन कलर का एक बीज आएगी। तो ब्राउन कलर की जो बीज आएगी, वैसे ही हमारे सेल में यानी कोशिका में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। और ब्राउन कलर से आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज करी थी? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। आपको पता होगा कि मैं क्वेश्चन को 2 बार रिपीट क्यों करा हूं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम अगले कोशिकांग के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है वैक्यूल्स। क्या नाम है? वैक्यूल्स। एक बार बना दूं डायग्राम, जो कल वाला था, दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, हमने ये भी बना लिया। रफ डायग्राम बना रहा हूं, ये ध्यान देना, फेयर डायग्राम नहीं बना रहा हूं। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस हो गया। ठीक, इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया।
आपको डायग्राम बनाने भी सिखा दिया मैंने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऊपर छोटे छोटे कण हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इन कण को क्या कहते हैं, इन कण को हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है 80S। 80S उनमें पाया जाता है जो हम नग्न आंखों से देख सकते हैं बड़े जानवरों में, क्योंकि 80S क्या करता है, ज्यादा प्रोटीन का निर्माण करता है और बड़े जानवरों को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। 70S किस में पाया जाता है, छोटे जानवरों में पाया जाता है, छोटे जीवों में पाया जाता है, जानवर नहीं कह सकते, जीव में, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई आदि में क्या पाया जाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये जो राइबोसोम है दोस्तों, ये ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दोस्तों, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वहीं इसी संरचना में जिसके अंदर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा वह क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर यहीं पे क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का बनाने का तरीका हमने बता दिया था। ठीक है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी को भी बना दें, ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हमने क्या बताया था आपको, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हो गया, एक प्रोटोप्लाज्म भी होता है दोस्तों, उसको भी जानेंगे, प्रोटोप्लाज्म भी क्या होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज जाते हैं। अच्छा, ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब क्या बचा, बताइए बताइए, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन करने का काम करता है, कोशिका विभाजन करके एक नया सेल बनाने का काम करता है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों वैक्यूल्स। वैक्यूल्स वैक्यूल्स एक ऐसा बैग लाइक संरचना होता है, बैग लाइक संरचना होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। पानी नहीं कह रहा हूं, फ्लूइड। फ्लूइड कहने का अर्थ ये हुआ कोई तरल पदार्थ होता है जिसके अंदर पानी भी होता है, पोषक तत्व भी होता है, और कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड भी होते हैं जो कि पौधों में पाए जाते हैं, जो कि किसी भी जीव को नष्ट करने में काम आता है। चलिए इसको लिख देता हूं। ये जो वैक्यूल्स होता है वो इंसानों में यानी जानवरों में छोटा होता है, जबकि पौधों में यानी प्लांट में यह बड़े साइज में होता है। क्योंकि हमें पानी की जब आवश्यकता होती है तो हम डायरेक्ट ही पानी पी लेते हैं। क्या पेड़ पौधे ऐसा कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें सीजन में तो बारिश मिलती है, और जो ग्राउंड वाटर है उनको लेने के लिए भी उनको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। इस वजह से वो पानी को इसी वैक्यूल्स में एब्जॉर्ब करके स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो पानी या खनिज पदार्थों को स्टोर करने का काम कौन करता है? वैक्यूल्स करता है। यह एनिमल सेल में छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल में यह काफी बड़ा होता है। वैक्यूल्स के बारे में आपने जान लिया। अब हम जानते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। दोस्तों एक कहानी सुनिए, इस कोशिका की कहानी सुनने के लिए तैयार है? कहानी ये है दोस्तों कि ये न्यूक्लियस जो है ये इस पूरे स्कूल के क्या है, प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल है। जो ये न्यूक्लियस कहते हैं वही सारे लोग करते हैं। ये टीचर साहब है, ये स्टूडेंट है, कुछ शैतान भी स्टूडेंट होते हैं, कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो प्रिंसिपल के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कैसे ये प्रिंसिपल हटे कि हम अपनी मनमानी कर सकें। मान लेते हैं कि ये जो ऑर्गन है या कोशिकांग है अपना प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि भाई साहब एक काम करिए, अपना जो काम आपको दिया गया है वो काम अपना प्रॉपर तरीके से करिए। तो ये कहते हैं भाई साहब ये कि ऐसे कैसे होगा, सारे लोग आप ही की बात मानेंगे क्या?
हमारा मन मन नहीं है, हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास दिमाग नहीं है। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि अच्छा गद्दारी कर रहे। तो प्रिंसिपल साहब के पास एक सैनिक होता है, एक सैनिक होता है जिसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है? लाइसोसोम। दोस्तों ये जो लाइसोसोम होता है, इसके पास इतनी पावर होती है, ये कहता है कि महाराज यानी न्यूक्लियस से कि आप किसको नष्ट करना है, आप ये बता दीजिए बस। तो जैसे ही न्यूक्लियस की बात ये अंग नहीं मानता है, तो प्रिंसिपल साहब किसके पास जाते हैं? लाइसोसोम के पास। कहते हैं कि ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, इसको क्या करना है? नष्ट करना है। तो ये क्या करता है? यहीं से पिचकारी मार देता है। किसके ऊपर? इस अंग के ऊपर। और ये अंग पूरी तरह से भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो इसके अंदर जो पिचकारी छोड़ता है ये लाइसोसोम, वो पिचकारी में क्या होता है? उसके मुंह में जो पिचकारी छोड़ता है मुंह से, उसके अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये एंजाइम जब छोड़ता है इस अंग के ऊपर, तो ये अंग पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब ये अंग खत्म हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या करेगा? ये जो सेंट्रोसोम होता है वो नए कोशिका का निर्माण करेगा, या वहां पे नए कोशिकांग का निर्माण करेगा। तो ये देख लिया दोस्तों। मान लेते हैं किसी कारणवश न्यूक्लियस काम करना बंद कर दे, सबकी मौज हो गई, मालिक गए। तो जब मालिक चले जाते हैं यानी प्रिंसिपल साहब जब चले जाते हैं, तो सारे लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे। सारे टीचर जिस क्लास में जाएं उस क्लास में जा सकते हैं, जिस मैडम से बात करना चाहें उस मैडम से बात कर सकते हैं, जिस विद्यार्थी को पीटना चाहें उसको पीट सकते हैं, जिसको निकालना चाहें उसको निकाल सकते हैं। तो इस पूरे सिस्टम में क्या मच जाता है? उथल पुथल मच जाता है। तो उस कंडीशन में ये जो लाइसोसोम भाई साहब हैं, ये कहते हैं भाई साहब आप लोग ये क्या कर रहे हो? जब से प्रिंसिपल साहब गए हैं यानी अपना काम करना बंद करा है, तब से आप लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसके वजह से स्कूल खराब हो रहा है, स्कूल का व्यवहार खराब हो रहा है। तो इनकी बात कोई मानता नहीं है। प्रिंसिपल साहब है नहीं, तुम कर ही क्या पाओगे, किसको किसको मारोगे? ठीक है, तो ये सारे अपनी मनमानी करने लगते हैं। सारे कोशिकांग जो होते हैं अपनी मनमानी करने लगते हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, गोल्गी बॉडी होता है, सेंट्रोसोम होता है, सारे अपनी अपनी मनमानी करने लगते हैं। उस कंडीशन में एक व्यक्ति को ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होती है। किसको? लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम बोलता है कि यदि आप ऐसे ही करेंगे तो मैं एक काम करने वाला हूं। अब ये क्या काम करेंगे लाइसोसोम साहब? ये क्या करते हैं दोस्त कि अपने आप को ही फाड़ लेते हैं। जैसे होता है ना कि बॉर्डर बॉर्डर मूवी देखी आपने? बॉर्डर मूवी में जो सुनील शेट्टी साहब होते हैं, वो एंटी टैंक माइन लेकर के किसके पास चले जाते हैं? टैंक के पास चले जाते हैं और टैंक में रख करके ब्लास्ट कर देते हैं। इस ब्लास्ट के दौरान टैंक तो उड़ता उड़ता है, साथ ही में कौन उड़ जाता है? सुनील शेट्टी साहब उड़ जाते हैं। हालांकि हमारे देश के जवानों को सैल्यूट है, क्योंकि अभी पहलगाम जो अटैक हुआ था उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने ले लिया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइसोसोम होता है वो अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, और उससे निकलने वाला जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो पूरे सेल में फैल जाता है। और जब ये पूरे सेल में फैल जाएगा तो इसका काम ही होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का इस सारी चीजों को नष्ट करना। तो यह न्यूक्लियस के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी कोशिकांग हैं उन सारे कोशिकांगों को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। इसी वजह से यही कारण है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? अब आपको बचपन में जो चीजें क्लियर नहीं हो पाई थी वह आज क्लियर हो गई होंगी कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों बोला जाता है, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों बोला जाता है। यहां तक क्लियर? बताइए, आगे बढ़े। अब हम जान लेते हैं
इस साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या अंतर है? आप जब घर बनवाते हैं तो नींव डालते होंगे। नींव डालने के बाद 4 दीवार खड़ा करते हैं, एक इस साइड से, एक इस साइड से, और एक आगे की तरफ से, और एक पीछे की तरफ से। और इसके बाद क्या डाल देते हैं? लेंटर डाल देते हैं। आपको एक ही रूम यदि बनाना है तो दोस्तों उसके अंदर आप अलमारी रखते हैं, बेड रखते हैं, और कुछ यूजफुल सामान, किताबें वगैरह, रैक वगैरह रख देते हैं। तो ये जितने भी सामान पाए जा रहे हैं वो 4 दीवारी के अंदर पाए जा रहे हैं। तो 4 दीवारियों के अंदर जितने भी सामान पाए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? हाँ, प्रोटोप्लाज्म। यानी कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी चीजें आएंगी वह किसके अंतर्गत आएंगी? प्रोटोप्लाज्म। किसके अंतर्गत? प्रोटोप्लाज्म। किसके अंतर्गत? प्रोटोप्लाज्म। किसके अंतर्गत? प्रोटोप्लाज्म। यहां तक क्लियर? अब ध्यान दें दोस्तों, ये मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, ये न्यूक्लियस जो है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो द्रव पाया जाएगा, लिक्विड पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो साइटोप्लाज्म बराबर होता है सेल माइनस देख ले दोस्तों, ये है इसका डेफिनेशन। यानी साइटोप्लाज्म के अंतर्गत क्या आएगा? जितने भी कोशिकांग होंगे उसमें से जो न्यूक्लियस होगा यदि हम उसको निकाल देंगे तो जितने भी चीज बचेंगे वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? साइटोप्लाज्म के अंतर्गत आ जाएंगे। जबकि प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म यानी ये सारी चीजें भी आएंगी और साथ में क्या आएगा? न्यूक्लियस भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों बेसिक डिफरेंस साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक को यहीं खत्म करेंगे। कल हम जानेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो दोस्तों मिलते हैं कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय